अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज ये दूसरा पार्ट है हमारा जो लेक्चर का बाइपोलर डिसऑर्डर का। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा था, साथ में उसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी और टाइप्स के बाद फिर हमने इसकी साइंस सिम्टम जो है ना इसकी पहले पार्ट में हमने पढ़ी थी। इसी पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसी पार्ट में हम असेसमेंट ऑफ मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन पढ़ेंगे। साथ में जो है ना फिर इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ेंगे और साथ में जो है ना इसकी ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे, किस तरह फिर आप इसको जो है ना वो ट्रीट करवाते हो। ओके, तो बाइपोलर डिसऑर्डर के हमने तीन एस्पेक्ट बताए थे। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली होता है या तो वो होता है हायर एक्सट्रीम में जो मेनिया होता है, और या लोअर एक्सट्रीम में ये हायर एक्सट्रीम में, या लोअर एक्सट्रीम में होता है जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन कहते हैं। ओके, ये दो एस्पेक्ट हमने ये पढ़ी थी बाइपोलर डिसऑर्डर की, जिसके दो पोल होते हैं, वन पोल ये है, ये दूसरा पोल इसका। अब इसके हम क्या करेंगे, असेसमेंट करवाएंगे। तो असेसमेंट में फिर हमने पढ़ा था मेनिया या मेनिया के साथ फिर होता है हाइपोमेनिया, जो इससे जो है ना थोड़ा सा लोअर स्टेज है। जो पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज हाइपोमेनिया। अब हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द असेसमेंट, आप किस तरह जो है ना असेस करवाएंगे हाइपोमेनिया को। तो हाइपोमेनिया के असेसमेंट के लिए आपके लिए क्या, आपके साथ क्या होना चाहिए, टास्क एंड जोक्स इंसिस्टेंटली। अब ऐसा पर्सन आपके पास जब पेशेंट आ जाए तो आप किस तरह उसको हाइपोमेनिया के असेसमेंट करवाओगे। तो जब वो टॉकिंग कर रहा हो या जोक्स इंसिस्टेंटली जो है ना वो जोक्स कर रहा हो लाइफ ऑफ द पार्टी, वो जोक्स को जो है ना अपनी वो पार्टी की या लाइफ को एक हिस्सा समझते हो, तो क्या होता है उस शख्स को हम हाइपोमेनिक कह सकते हैं। जो जोक्स करती हो या टॉक्स करती हो, या वो चाहती हो कि मैं ऐसी बातें करूं जिसके लोगों की अटेंशन मेरी तरफ जो है ना वो क्या डिमांड फॉर कांस्टेंट अटेंशन की, वो डिमांड कर रहे थे कांस्टेंट अटेंशन की। ओके, तो इस तरह के बंदे को हाइपोमेनिया हो सकते हैं। ट्रीट्स एवरीवन विद फेमिलियरिटी, हर एक के साथ जो है ना वो फेमिलियरिटी, हर एक के साथ वो घुल मिल के बैठता है। एक मर्तबा भी उनको जो है ना पहले देखा नहीं हो, लेकिन जब वो देखी तो उनके साथ इस तरह मिलते हैं कि शायद वो इसका कोई पुराना दोस्त हो। अपन क्रूड, और इसके जो बिहेवियर्स होते हैं वो क्रूड, अपन क्रूड होते हैं, मतलब वो जो है ना वो थोड़ी सी वो irresponsible behavior शो करवाती है। सेक्सुअल टॉक्स ओपन इनएप्रोप्रिएट एंड ऑब्सेंस प्रपोज टू स्ट्रेंजर, और इसके जो सेक्सुअल टॉक्स होते हैं या टॉकिंग में उसकी बहुत ज्यादा जो है ना वो वल्गैरिटी फैल जाती है। उसकी सेक्सुअल टॉक्स जो है ना वो क्या होते हैं, इनएप्रोप्रिएट होते हैं या ऑब्सेंट होते हैं, बहुत ज्यादा वो उसमें होता है ना ऑब्सैनिटी उसमें होते हैं। तो क्या होता है उसकी सेक्सुअल टॉक भी अच्छी नहीं होती। साथ में उसे प्रपोज टू स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर को वो प्रपोज करते हैं। ज्यादातर ऐसी प्लेसेस में वो स्ट्रेंजर को जो है ना वो प्रपोज करना शुरू करते हैं। टॉक इज फ्रेश, उसकी जो बातें होती है वो क्या होती है, फ्रेश होती है। प्लेट्स फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, और उस वो जो है ना वो एक टॉपिक से दूसरे में जो है ना प्लेटिंग करवाते हैं, चेंजेबल हो जाते हैं। एक टॉपिक से एकदम जो चिरांग लगाते हैं दूसरे टॉपिक में, मतलब एक उसका टॉपिक भी सेम नहीं होता। फुल ऑफ पिप एंड ह्यूमर, वो क्या होते हैं शोखी से वो पुले हो जाते हैं, ह्यूमर और शोखी वो दिखाई दे रहे होते हैं हर एक वक्त में। यूफोरिया के शिकार होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुशी के शिकार होते हैं। और सोशियबिलिटी, हर जगह पे जो है ना वो बहुत ज्यादा सोशियबल अपने आप को जो है ना वो दिखाई देता है। मतलब हर एक के साथ इस तरह की घुलना मिलना, हर एक के साथ बैठना, हर एक के साथ आजादाना बातें करना, मामूली से सलाम के बाद जो है ना वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव हो जाता है। तो क्या होता है हाइपोमेनिक पेशेंट है। एंड प्लेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, की सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाते हैं। एंथुजियाज्म का शिकार हो जाते हैं, वो मतलब एंथुजियास्टिक होते हैं, ओवर इन्फ्लेटेड होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस उसमें होते हैं। मेनी प्लान्स टू बिकम रिच एंड फेमस, उसके साथ बहुत सारी बातें तो होती है कि इस तरह की मैं एक कारखाना खोलूंगा, इस तरह की मैं एक इंडस्ट्री खोलूंगा, इस तरह की एक कॉलेज स्कूल वगैरह खोलूंगा, उससे इतने पैसे मेरे पास आएगी और इतना मैं फेमस हो जाऊंगा, इतना रिच हो जाऊंगा। पुअर जजमेंट, उसकी जजमेंट क्या होते हैं, वो पुअर होते हैं, मतलब पैसे सही तरह नहीं करवाती। इन्वॉल्व विद स्कीम्स एंड विद जॉब्स फाइनेंशियल और मैरिज इज डिस्ट्रॉयड, इसके साथ इस तरह की स्कीम्स होते हैं, मतलब मामूली से बात हो शुरू करते हैं कि इस तरह की जो है ना मुझे फायदा मिल रहा है तो मैं उधर जाके जो है ना 1 लाख का जॉब क्यों नहीं करूं, इधर मैं 40,000 का क्या करूं। और वो जॉब जो है ना असल में सिक्योर नहीं होता, लेकिन एक स्कीम जो अपनी जहन में बनाती है, और स्कीम के तहत जो है ना अपनी जो जॉब जिसके होते हैं, जब फाइनेंशियल होते हैं या जो मैरिज जिसके होते हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय करवाती है। हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद रिच एंड फेमस के साथ जो है ना ये कहते हैं कि मेरा तो पुला अमीर शख्स के साथ मेरा इस तरह के ताल्लुक है, या पुला सियासतदान को मैं जानता हूँ, पुला मिनिस्टर को मैं जानता हूँ, पुला उसको मैं जानता हूँ। वर्ल्ड वाइड पून कॉल्स, और इस तरह की वो करते हैं कि इतनी ममालिक में जो है ना मेरे फ्रेंड्स हैं उसके साथ मैं कॉल वगैरह पे बातें करती हूँ। असिस्मेंट हाइपोमेनिया में फिर कहते हैं डिक्रीज अटेंशन स्पेन, इसकी जो अटेंशन स्पेन होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ओवर एक्टिव बन जाता है और वो किसी एक चीज पे वो फोकस नहीं करवाती, कंसंट्रेशन उसकी लॉस हो जाती है। बिजीली ऑक्युपाइड preoccupied with
ग्रेंडियोसिटी प्लान्स, ग्रेंडियस प्लान का बारे में हमने इन्हें पहले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होते हैं, तो वो इसमें होते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, मैंने उधर भी पढ़ा था कि उसकी जो ग्रेंडियोसिटी प्लान होते हैं वो डिल्यूजन्स नहीं होती, वो आइडियाज होते हैं। आइडियाज डिल्यूजन के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि आइडियाज वो शेकेबल होते हैं, मतलब वो उसकी वो प्लान जो है ना वो खत्म हो सकती है उसको जब आप थेरेपी दोगे। लेकिन डिल्यूजन ऐसे होते हैं वो अनशेकेबल होते हैं। ओके, गोज फ्रॉम वन एक्शन टू नेक्स्ट, एक एक्शन से जो है ना वो जाते हैं डायरेक्ट दूसरे एक्शन में छलांग लगाते हैं। इंक्रीज सेक्सुअल एपेटाइट, उसकी जो सेक्सुअल एपेटाइट होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब सेक्सुअल डिजायर इसकी बहुत ज्यादा होती है। सेक्सुअली इररिस्पांसिबल एंड इनडिस्क्रीट, सेक्सुअली जो है ना इररिस्पांसिबिलिटी वो शो करते हैं या इनडिस्क्रीटनेस वो शो करते हैं, मतलब जो है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, राइट टाइम पे वो राइट काम वो नहीं करता। इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी, बाहर के मामले में बहुत ज्यादा होते हैं कि वो जो है ना जिस सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाते हैं तो उसमें वो ख्याल वो या जो प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं ना वो नहीं अपनाते, इसकी वजह से इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी पैदा होती है। इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ वेनेरियल डिजीज, बहुत ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वो क्या होते हैं शिकार हो जाते हैं। ओके, और सेक्स यूज फॉर एस्केप नॉट फॉर रिलेटिंग, और एस्केप के लिए वो सेक्स ज्यादातर जो है ना सेक्सुअल डिजायर जो है ना वो रिलेशनशिप कायम करने के लिए नहीं करती, लेकिन अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करते। विसीरियस या वेरेशियस एपेटाइट, उसको जो एपेटाइट लगते हैं ना वो वेरेशियस होते हैं, बहुत ज्यादा आर्जिंग होते हैं, इमीडिएट होते हैं। एपेटाइट जो भूख उसको रखते हैं। गॉबल्स फूड, जब वो फूड को खाते हैं ना तो अच्छी तरह चबाते नहीं है, इस तरह की वो आवाज़ी उससे निकालते हैं, शोर जैसे आवाज़ी उस फूड से निकालते हैं। ईट्स ऑन द रन, और रास्ते में चलते चलते या दौड़ते दौड़ते वो खाना खाते हैं। फाइनेंशियली एक्स्ट्रावेजेंट, फाइनेंशियली क्या होता है एक्स्ट्रावेजेंट होते हैं या फजूल खर्च होता है। और बाइंग स्प्रीज, मतलब ऐसी चीजें वो बाय करवाते हैं जो उसकी वो नहीं होती, उसकी काम की नहीं होती। ओके, गिव्स मनी एंड गेट्स फ्रीली, हर किसी को जो है ना वो तोहफे देते हैं, पैसे वो बांट देते हैं। जब उसके साथ पैसे आते तो डायरेक्टली जो है वो खर्च करवाते, फिर उसके साथ कुछ भी नहीं होता। गोज इनटू डेट इसलिए, और डायरेक्टली जो है वो कर्जे में चले जाते हैं। वियर्स एक्स्ट्रावेजेंट ओपन इनएप्रोप्रिएट क्लॉथेस एंड ज्वेलरीज, इस तरह की ज्वेलरीज या क्लॉथेस वो पहनते हैं जो मौसम के साथ या उस एनवायरनमेंट के साथ वो क्या करवाते हैं, वो फेवरेबल नहीं होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद असेसमेंट ऑफ मेनिया, तो मेनिया की आप किस तरह असेसमेंट करवाओगे, तो इसमें मेनिया में यह होता है कि मेनिया में पहली बात यह है कि लिबाइल मोड होते हैं। लिबाइल का मतलब इसको मूड शार्टली चेंजेबल होते हैं, एक टाइम पे एक तरह के मूड दूसरे टाइम पे डायरेक्टली वो चेंजेबल होते हैं। इनअप्रोप्रिएट एंड इंट्रूसिव बिहेवियर, उसकी जो बिहेवियर होती है ना वो इनअप्रोप्रिएट या इंट्रूसिव होते हैं, इनएनिमस होते हैं। मतलब इंट्रूसिव का मतलब है कि उसकी बिहेवियर इनआइंस होती है, खफगी वाली बिहेवियर उसकी होती है। स्पीच प्रोपेन उसके होते हैं नो रिस्पेक्ट, स्पीच प्रोपेन का मतलब है कि किसी के लिए जो होली थिंग्स होते हैं ना उसके लिए उसके पास वो होते हैं रिस्पेक्ट नहीं होती, तो स्पीच प्रोपेन का मतलब है कि रिस्पेक्ट नहीं करवाती होली थिंग्स की। एंड क्रूड सेक्सुअल रिमार्क्स, हर किसी की बातों पे जो है ना वो क्या करवाते हैं सेक्सुअल रिमार्क्स, क्रूड सेक्सुअल रिमार्क्स या गलत रिमार्क्स जो है ना वो पास करवाते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज इसकी होती है मे हैव क्लैंग एसोसिएशन, और साथ में जो है गुड ह्यूमर क्लैंकिंग एसोसिएशन जो हमने पहली बार सिम्टम में पढ़ते वही की बात है। गुड ह्यूमर टर्न्स इनटू रैग एंड हॉस्टिलिटी स्पेशली व्हेन नॉट गेटिंग हिज वे, जब उसकी बात पे अमल नहीं होती तो डायरेक्टली वो हॉस्टाइल बन जाते हैं, अटैक करवाते हैं या रैग बन जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। आर कंट्रोल्स असेट क्विक शिफ्ट्स एंड मूड हॉस्टाइल टू डोसिलिटी, और उसके मूड में क्विक शिफ्ट आ जाते हैं, मतलब हॉस्टिलिटी से एंग्रीनेस से डायरेक्टली जो है क्वाइट मूड में चले जाते हैं। ग्रेंडियस और डिल्यूजन्स होते हैं, इसकी जो ग्रेंडियसिटी होते हैं वो डिल्यूजन्स टाइप्स के होते हैं। जजमेंट एक्सट्रीमली पुअर होते हैं। डिक्रीज अटेंशन स्पैन एंड डिस्ट्रैक्टेबिलिटी इंटेंसिफाई, जो डिस्ट्रैक्टेबिलिटी उसके होते हैं ना वो इंटेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा वो होते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज होते हैं। अच्छा, रेस्टलेस होते हैं। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर इसके होते हैं। कोटिक और कंफ्यूज बिहेवियर इसके होते हैं। बिहेवियर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट एंड ब्रीफली असर्टिव व्हेन क्रॉस्ड, और उसकी बिहेवियर जो है ना वो क्या होते हैं अनकंट्रोलेबल होते हैं और फ्रीक्वेंटली आउटबर्स्ट होते हैं, एंग्री ओवर एंग्री हो जाते हैं। मतलब मामूली सी बात पे अगर आप उसकी मामूली सी बात आप उसको ऐसा कहीं जो उसको नागवार गुजरी तो डायरेक्टली जो है ना वो क्या होते हैं असर्टिव हो जाते हैं, मतलब वो होते हैं ना बेइज्जती के वो उस पे आते हैं ना, आपकी बेइज्जती फिर करवाते हैं। टू बिजी फॉर सेक्स, सेक्सुअल डिजायर्स के इंक्रीज होते हैं। नो टाइम टू ईट और स्लीप, स्लीपिंग और ईटिंग के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होता। ओवर एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। टू डिस्ट्रैक्टेड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, सीवियर हाइपर एक्टिव एंड रेस्टलेस, कैन रिजल्ट इन एग्जॉशन एंड डेथ। सेम एज हाइपोमेनिक विद फाइनेंस बट एक्सट्रीम, और फाइनेंशियल कंडीशन में जो है ना हाइपोमेनिक की तरह होते हैं, मतलब इजीली एक्स्ट्रावेजेंट होते हैं, बाइंग फ्रीज होते हैं, लेकिन उससे और भी ज्यादा होते हैं हाइपोमेनिक से। ओके,
अच्छा, फिर डिप्रेस के असेसमेंट आप किस तरह करवाओगे? सिम्टम्स फॉर द डिप्रेस साइकिल ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर डिप्रेस आर द सेम एज द सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था ना, उसकी साइंस सिम्टम्स, और जो पहली लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो वही के वही साइंस सिम्टम्स इधर भी होते हैं कि आप उसी तरह उसको डायग्नोज करवाते हैं। द डिफरेंस इज दैट द बाइपोलर पेशेंट हैज द हिस्ट्री ऑफ एट लीस्ट वन मैनिक एपिसोड। और इसमें ये होता है ना कि मेजर डिप्रेशन और बाइपोलर डिप्रेशन में सिर्फ ये फर्क होता है, मैंने पहले कि बाइपोलर डिप्रेशन में सिर्फ आपने ये डायग्नोज करवाना है कि उसको पहले एक मैनिक एपिसोड लाजमी आया हो। अगर मैनिक एपिसोड पहले नहीं आया हो तो फिर उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं कहते। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? तो नर्सिंग डायग्नोसिस ये सैम्पली की बात है, आप इसको जो है ना खुद इसको क्या करवा सकते हो, रीड करवा सकते हो। फिर गोल्स इसकी क्या है? द क्लाइंट्स के साथ आप किस तरह की जो है ना वो करवाते हैं, क्लाइंट के साथ आप किस तरह की जो है ना क्लाइंट की गोल आप किस तरह मालूम करवाएंगे। फिर ये वाली है वही गोल्स आपकी क्या होगी। फिर उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन फिर आप क्या करोगे, तो नर्सिंग इंटरवेंशन भी आप इसको जो है ना इजीली आप पढ़ सकते हो, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। नर्सिंग इंटरवेंशन फिर वही की वही है, आप जो है ना इसमें कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन आप इसको जो है ना वो दोगे। बाइपोलर डिसऑर्डर में नर्सिंग इंटरवेंशन फिर ये वाला स्लाइड है। अब ये वाला साइकोफार्माकोलॉजी है, तो साइकोफार्माकोलॉजी में फिर आपने क्या करना है, साइकोफार्माकोलॉजी में आपने फिर एंटी साइकोटिक्स देने हैं, बेंजोडाइजेपिन देने हैं, मूड स्टेबलाइजर देने। तो ये तीनों जो है ना हम डिटेल से फिर हम डिस्कस करवाएंगे। जो हमारा साइकोफार्माकोलॉजी का जो यूनिट बाद में आते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे कि आपने इन डिजीज के लिए कौन कौन सी वो देनी है, डोजेस देनी है। तो उधर हम डिटेल से एंटी साइकोटिक्स आपने किस तरह कौन सी एंटी साइकोटिक देने, कौन सी बेंजोडाइजेपिन हम देने, मूड स्टेबलाइजर में आपने किए देने। तो इधर हम मूड स्टेबलाइजर की फिर मूड स्टेबलाइजर में मेनली आते हैं लिथियम कार्बोनेट आते हैं। लिथियम कार्बोनेट में आपने ये वाले देने हैं, स्किल्ट देने हैं, लेटेन देने हैं या लेटोबेट देने हैं। फिर एंटी कन्वल्सन इसमें आते हैं जब पेशेंट को साथ साथ में कन्वल्जन भी हो, तो एंटी कन्वल्सन में फिर आपने ये देनी है। तो इसकी हम डिटेल से फिर उधर जो हमारा साइकोफार्मेसी है ना, साइकोफार्माकोलॉजी, उसमें हम पढ़ेंगे। अब जो मूड स्टेबलाइजर है ये लिथियम है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते कि इसके हम किस तरह देंगे, साइड इफेक्ट्स इसकी क्या होगी, टॉक्सिसिटी इसकी क्या होगी। तो पहले लिथियम क्या है, लिथियम नॉट मोबिलाइज्ड इन द बॉडी। ये क्या होता है, मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। लिथियम बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, लेकिन इसके साथ 80% रीअब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी। 80% जो है ना ये वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है और किडनी के थ्रू जो है ना ये बाहर निकलता है। बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, मतलब बॉडी में जो है ना ये यूज नहीं होता मुकम्मल तौर पे, या खत्म नहीं हो जाता। लेवल्स आउट न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी क्या काम होते हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसकी लेवलिंग करते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर थी जो हमने पढ़ी मूड में जो वो करवाते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन हमने पढ़ी, साथ में जो है ना सीरोटोनिन 5-HT सीरोटोनिन हमने पढ़ी, साथ में जो है ना डोपामिन हमने पढ़ी। तो ये वाली जो है ना इसकी लेवलिंग किसकी काम है, लिथियम की काम होते हैं। ओके, अब लिथियम की साइड इफेक्ट्स क्या है, मेटालिक टेस्ट इसके होते हैं, पाइन हैंड ट्रेमर्स इसमें आते, थोड़ी सी ट्रेमर्स आते, वेट गेन इसमें हो सकता है, नाजिया आ सकते हैं, पोलीडेप्सिया पोलीयूरिया हो सकता है, इसके साथ एडीमिया हो सकते। टॉक्सिसिटी में क्या होता है, जब आप इसके ओवर डोजिंग करवाओगे तो ओवर डोजिंग से इसमें ड्राउजनेस आती है, आपकी स्पीच जो है ना स्लर्ड हो जाती है, और एटेक्सिया आपकी मसल मूवमेंट जो है ना वो लॉस होती है, मसल स्पाज्म आपको आती है, डिजीनेस और स्टोपर कंडीशन में आप चले जाते हो, मतलब अनकॉन्शियस, लेकिन अनकॉन्शियस की वो स्टेज नहीं, स्टोपर कंडीशन में आप चले जाते हो। कन्वर्जन एंड डेथ में आप जो है ना फाइनली आप देते हो। तो ये जो साइड इफेक्ट्स है ना, ये इंशाल्लाह आप साइकोफार्मेसी या साइकोफार्माकोलॉजी उसमें हम इसकी डिटेल से डिस्कशन करवाएंगे। थोड़ा सा जो है ना आप इसकी वो क्या करवाएं, इसको टच दिया गया है इधर। अब इसकी नर्सिंग एप्लीकेशन आप लिथियम किस तरह, तो एडमिनिस्टर विद मील, इसको जो है ना आप क्या किस चीज के साथ, मील के साथ एडमिनिस्टर करवाओगे। सीरियम लिथियम लेवल्स एटलीस्ट ट्वाइस वीकली, तो आप सीरम लिथियम लेवल जो है ना आपको वीक में 2 मरतबा तो जरूर जो है ना उसको आप चेक करवाओगे, देन मंथली, और फिर मंथ में जो है ना आप उसको 2 मरतबा चेक करवाओगे। इसकी सीरम लेवल क्या है, सीरम लेवल इसका है 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है ना नॉर्मल सीरम लेवल है। टीच पेशेंट टू मेंटेन नॉर्मल साल्ट इंटेक उसका नॉर्मल ने एक्सेसिव ने कम हो। साथ में जो है ना ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड्स पर डे, और इसमें के साथ साथ लिथियम के साथ साथ ये क्या करेंगे, ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा करेंगे, कम से कम जो है ना वो क्या करवाएंगे, 8 ग्लासेस वो पियेंगे। ओके, नर्सिस नेचर ऑफ इलनेस क्लाइंट्स फैमिली एजुकेशन में आप जो है ना क्या कराओगी, तो आप नेचर ऑफ इलनेस उसको बताएंगे जब आप फैमिली एजुकेशन कराएंगे। नेचर ऑफ इलनेस में काज बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, साइक्लिक नेचर ऑफ इलनेस क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन क्या है, सिम्टम्स ऑफ मीनिया। तो ये आप जो है फैमिली एजुकेशन में ये आप उसको क्या कराओगे, ये आप उसको
बताओगी। क्लाइंट फैमिली एजुकेशन में फिर सपोर्टिंग सर्विसेज आप बताओगी उसको, क्राइसिस हॉटलाइन क्या है, कौन कौन सी क्राइसिस में आपने क्या करना है, सपोर्टिंग ग्रुप्स का पे आपको सपोर्ट मिल सकता है सोसाइटी में, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी आप किस तरह की साइकोथेरेपी उसकी करवाऊंगी। फिर लीगल फाइनेंशियल असिस्टेंट आप बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आपको असिस्टेंट मिल सकता है। ओके, ट्रीटमेंट में जो है ना आप लाइट थेरेपी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, रिपीटेड ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी है। तो ये TMS है, ECT है, ये हमने पहले वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करवाई थी कि क्या है। उधर डिप्रेशन में हमने इसको डिटेल से डिस्कस करवाई थी। सर्केडियम रिदम आपने जो है ना उसकी मेलेटोनिन लेवल, तो सर्केडियम रिदम के बारे में हमने उसको बताना है कि जो सर्केडियम रिदम होता है मतलब नाइट में लेट नहीं जागना, सुबह जो है ना वक्त पे उठना। तो ये क्या होता है, इसमें मेलेटोनिन का बहुत ज्यादा रूल होता है कि जब मेलेटोनिन रिलीज होता है तो इसके साथ जो है ना इंसान को फिर नींद वगैरह आती है। तो बहुत सी ऐसी डिसऑर्डर होते हैं ना, या बहुत से बाइपोलर पेशेंट होते हैं जिसको जो है ना फिर वो मेलेटोनिन वो एडवाइस करवाते हैं, ताकि मेलेटोनिन के लेवल से जो है ना उसका हो सकता है कि उसका जो ये वाले ओवर एक्टिव है या नींद इंसोम्निया वगैरह ये ठीक हो जाए। इसके साथ न्यूट्रिशनल अप्रोच में ओमेगा 3 फैटी एसिड आप जो है ना उसको प्रेस्क्राइब करवाओगी कि वो ये ले, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना ये ज्यादातर ब्रेन डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, या बिहेवियरल एंड न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू मूड बिहेवियर जो है ना ये ठीक करवाता है। मतलब मूड बिहेवियर के साथ जो न्यूरोलॉजिकल बायोलॉजिकल जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ज्यादा क्या होता है रोल होता है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ये चैप्टर हमने कवर करवा लिया जो हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर था। फिर नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट डिजीज के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।